330, 340, 350 बिलियन की इकोनॉमी है यूपी की डॉलर टर्म्स में, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 में 1 ट्रिलियन होगी। प्रोजेक्ट को आप मंजूरी देते हैं, आप क्या ख्याल करते हैं? उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं या सरकार के बारे में सोचते हैं या आम आदमी के बारे में सोचते हैं? हर फैसला जी उस आम आदमी के डायरेक्ट बेनिफिट क्रिएट करता है या नहीं करता है, ये कहना मुश्किल। अभी जेवर की बात होती है, जहाँ एयरपोर्ट आया है, ये तो पहला नोड, 4 और नोड बनने, वहाँ पे तमाम उद्योग आ रहे हैं। जब उद्योग आएंगे तो वर्कर्स आएंगे, तो रेजिडेंशियल भी डेवलपमेंट होगा, कमर्शियल भी डेवलपमेंट होगा। जैसा आपने कहा फिल्म सिटी भी आ रहा है, तो क्रिएटिव आर्ट्स के लिए भी फॉर्मूला 1 रेसिंग की भी वहाँ पे व्यवस्था थी। असेंबलिंग वाला मामला नहीं, ये हो जाएगा। अब रियल में हम मेक इन इंडिया पे बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से नहीं कहूँगा। एक स्टेप पे हम लोग थे, अब हम बहुत एक लंबी छलांग लगा के दूसरे स्टेप पे आए हैं। तो येडा जो इसमें है वो क्या हेल्प कर रहा है? पूरी एक स्टार्टअप पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाया है, जिससे कि ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज को इंक्यूबेट करके मार्केट तक ले जाया जा सके। और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस करें। पास्ट में आपने कर लिया, अब सारा बोझ डेवलपिंग नेशन पे ही ये नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आफताब और आज के इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज जो शख्स हमारे बीच मेहमान हैं इस शो के, इस एपिसोड के, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत नाम आपने उनका सुना होगा, बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, नीति आयोग में ये एडवाइज़र रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं जो आज भी लाभदायक रहा है जनता के लिए भी और जो डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए भी। इसके अलावा मैं बता दूं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन के रह चुके हैं और अब एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी के साथ इस समय यूपी में हैं और यूपी कैडर से बहुत ज़्यादा और पुराना लगाव इनका रहा है। इस समय ये हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एनआरआई डिपार्टमेंट को भी ये हेड कर रहे हैं और चेयरमैन है येडा के, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के। सर, इतने सारे डेजिग्नेशंस आपके पास हैं तो बोलने में मुझे याद करना पड़ रहा था कि मैं किसको हाईलाइट करके बोलूं। आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपके दर्शकों के लिए बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल मैं एक आम जनता के हिसाब से पूछना चाहता हूँ। आईएएस ऑफिसर जो जनरली होते हैं, लोग ये समझते हैं कि भाई वो मीटिंग्स करते हैं और इसके अलावा कुछ दस्तावेज वगैरह साइन वगैरह करते होंगे, अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग्स होती होंगी। लेकिन जब भी आप किसी भी फाइल को मंजूरी देते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट को आप मंजूरी देते हैं, तो आप क्या ख्याल करते हैं? क्या आप उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं या सरकार के बारे में सोचते हैं या आम आदमी के बारे में सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार है, जो आपने व्यवस्था चुनी है, वो आम आदमी की व्यवस्था है जी। तंत्र हम इसीलिए कहते हैं। जन का जो तंत्र है, जो तंत्र जन को समर्पित है, वो हम हैं। अगर हम हर फैसले के पीछे जाएं तो कहीं ना कहीं उसमें जन कल्याण की, जनसेवा की भावना जुड़ी रहती। हर वो फैसला जो हम लेते हैं उसमें कोई इमीडिएट लाभान्वित होता है और कोई सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बेनिफिशियरी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक सड़क बनाए जी, तो सड़क बनाए तो उसमें किसी ठेकेदार को काम मिलेगा, तो उसकी कुछ प्रॉफिट होगी उसमें। उसके बाद वो कहीं से सीमेंट खरीदेगा, कहीं से छड़ खरीदेगा, कहीं उसको फायदा होगा जी। लेकिन जो आवागमन की सुविधा बनेगी, उसके आसपास जो निवेश आएंगे, उसका जो लाभ है अल्टीमेटली अंततः वो जनता को होता है। तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि हर फैसले में हम एक्स का फायदा पहुंचाते हैं या वाई का फायदा पहुंचाते हैं। हम एक बड़े विजन के साथ, एक हमारे यहाँ एक जैसे हमारे राज्य का एक विकास का एक खाका बना है, एक प्लान बना है, एक स्ट्रेटजी बनी है जी। उस स्ट्रेटजी के तहत हमें ये मालूम है कि अगर हमने ये सारी चीजें की जी, तो हमारी जनता खुशहाल होगी, हमारे आर्थिक वृद्धि होगी, हमारे जॉब्स क्रिएट होंगे और इससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, कोई ना कोई आम परिवार उसका लाभ उठाएगा। तो जब हम बनाते हैं तो हम एक प्लान बनाते हैं, राज्य के लिए एक विजन बनाते हैं
जी। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी बहुत कैची विजन चल रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम क्या कह रहे हैं कि आज हमारी 330, 340, 350 बिलियन की इकोनॉमी है यूपी की डॉलर टर्म्स में, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 में 1 ट्रिलियन होगी। तो इसमें कई सारे उद्योगपति भी फायदे उठाएंगे क्योंकि वो उद्योग लगाएंगे, लेकिन उद्योग के माध्यम से रोजगार का भी सृजन होगा। जो हम सामान प्रोड्यूस करेंगे वो कोई ना कोई कंज्यूम करेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी में भी ग्रोथ आएगा। तो संक्षेप में फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी योजनाएं बनती हैं राज्य की विकास के हर पहलू को देखते हुए बनती हैं, और कहीं ना कहीं वो पहलू हमारा आम आदमी से जुड़ा होता है। तो इसको लेकिन हर फैसला जी उस आम आदमी के डायरेक्ट बेनिफिट क्रिएट करता है या नहीं करता है, ये कहना मुश्किल। ये इसको मैं रिफ्रेज करके ऐसा समझ रहा हूँ जो आपने मुझे बताया कि जो भी फाइल आप साइन करते हैं या जो भी आप प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं, वो भले इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो या गवर्नमेंट के लिए हो, वो पहुंचनी तो अंततः नागरिक तक ही है, क्योंकि नौकरियां भी उसमें लगने हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इक्विपमेंट्स भी लगने हैं और रॉ मटेरियल्स भी लगने हैं। तो एट द एंड जो मिलना है वो नागरिक को ही मिलना है। सर अभी आपने बात की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में, इसका रोड मैप भी बन चुका है, और अभी आपने हाल फिलहाल में, इनफैक्ट आज ही मैं आपका ट्वीट देख रहा था जिसमें आपने कहा कि आप उसमें अध्यक्षता कर रहे थे, उस मीटिंग को आप लीड कर रहे थे। और ये जो येडा का जो आप लीड कर रहे हैं, येडा को, जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुझे लगता है वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पे उसे ना देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम उसमें बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की। एक तो सब इस बारे में हर कोई जानता है, लेकिन फिल्म सिटी की भी बात हो रही है, मेडिकल पार्क की भी बात हो रही है, रोबोटिक्स की भी बात हो रही है, साथ में अगर हम बात करें कि लॉजिस्टिकल हब जैसे, क्योंकि चूंकि वो एक हाईवे पे है तो लॉजिस्टिकल हब भी वहां बन सकता है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं वहां पर डेवलप हम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप किस तरह से आपने इसको डिवाइड किया है, या क्या प्लान आपका है इसके डेवलपमेंट के लिए? अगर येडा के हवाले से बात की जाए तो यमुना अथॉरिटी बनी थी, एक एक्सप्रेसवे बनाया था जो उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस, जी बिल्कुल, जो नोएडा को आगरा से जोड़ता, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक अभिनव मॉडल प्रयोग के नया मॉडल लाया गया था उसमें जी, जिसमें हमने ये कहा था कि आप रोड बना के दो और बदले में हम कहीं कहीं पे आपको लैंड देंगे, और उन लैंड पार्सल्स पे कई नए शहर बनेंगे। जी अमूमन अगर आप देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो लगभग 30% हमारी जनता शहरों में रहती है और लगभग 70% जनता गाँव में रहती। और दूसरा हम ये देखते हैं कि अगर हम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र अगर हम देखें तो वो शहरों से है। जी, मिसाल के तौर पे अगर आप एक शहर को लें, वो कई जिलों के बराबर अकेले आर्थिक गतिविधि बराबर जनरेट कर। बिल्कुल। तो अगर हमें आर्थिक गति अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो शहरीकरण की आवश्यकता होगी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में कई नए शहर हमें बसाने पड़ेंगे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में यमुना एक्सप्रेसवे का जो परियोजना थी वो कंसीव की गई थी, उसकी परिकल्पना की गई थी, और 5 नोड उसमें बनने हैं। ये तो जो एक अभी जेवर की बात होती है जहाँ एयरपोर्ट आया है, ये तो पहला नोड। इसके बारे में हर कोई बात भी करता है कि भाई हाँ, जेवर यहाँ पे अभी काम हो गया, अभी 4 और नोड बनने। अच्छा, एक मथुरा में जी, एक हाथरस में, एक आगरा में, और एक टप्पल बाजनाज अलीगढ़ में। तो ये सब क्या एक दूसरे से कनेक्टेड रहे? जो हमारा जो जेवर वाला नोड है और अलीगढ़ वाला नोड वो कनेक्टेड रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर थोड़े गैप के बाद वो दिया जा रहा है। जी जी जी। तो हम एक तरीके से कहेंगे तो 5 या 6 नए शहर हम यहाँ पे बसाएंगे। तो एक तो ये बात रही शहरीकरण का। दूसरी ये है कि जो जेवर वाला है वो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस काम को, और 2007 से लगातार उस पे काम हो रहा है, और अब जाके उसकी स्थिति ऐसी बनी है कि आज की तिथि में हम ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोथ सेंटर आज की डेट में अगर कोई है तो वो जेवर का जो इलाका है, यमुना अथॉरिटी का वो इलाका जहाँ पे एयरपोर्ट बना जी, वहाँ पे तमाम उद्योग आ रहे हैं। उद्योगों के साथ फिर जब उद्योग आएंगे तो वर्कर्स आएंगे, तो रेजिडेंशियल भी डेवलपमेंट होगा, कमर्शियल भी डेवलपमेंट होगा। जैसा आपने कहा फिल्म सिटी भी आ रहा है, तो क्रिएटिव आर्ट्स के लिए भी Formula 1 रेसिंग की भी वहाँ पे व्यवस्था थी, जी,
वो भी अब कुछ थोड़ी सी जिस कंपनी ने बनाई थी उसकी वो एनसीएलटी में चली गई थी, अब उसको भी रिवाइव। तो ये आप एग्जिस्टिंग जो अभी रेसिंग कोर्ट है उसके बारे में बात करें या नया आने वाला है? नहीं, उसी को रिवाइव कर रहे हैं, उसको रिवाइव किया जा रहा है। उसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज वहाँ पे बन गई हैं और नई यूनिवर्सिटीज भी प्रयास कर रही हैं वहाँ आने का। तो कुल मिला के एक पूरी नया शहर वहाँ पे आकार ले रहा है जी। और उस शहर में मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में बनने वाली सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड उद्योग वहाँ लग रही है। जैसे सेमीकंडक्टर की उद्योग लग रही है, जी। जैसे वहाँ पे सोलर सेल मॉड्यूल, सिलिकॉन से वेफर से जो सोलर सेल जो हम घरों में यूज करते हैं या जो आज सोलर प्लांट्स में जो ग्रीन एनर्जी की बात, जी जी, ग्रीन एनर्जी की जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती है, जी। उसके वो पूरा प्रोसेस वहाँ पे उसके तीन प्लांट लगेंगे। जी। सेमीकंडक्टर के प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे नए आए हैं, मेडिकल डिवाइसेस के बहुत सारे प्लांट, वो हमने बात भी की सर उसमें। तो इस प्रकार से वो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। कि वहां पर एक सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है। कुछ बन गया है और कुछ बन रहा है। और जैसे एक अभी हाल में किसी फैक्ट्री का शिलान्यास में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां पे वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपने देखा होगा, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में प्रिंटेड मदर बोर्ड भी वही होता है सर उसमें। जी। तो मदरबोर्ड में अगर आप देखें तो अभी तक भारत में केवल ऊपर वाले लेयर पे काम करना होता है, जो सतही लेयर होता है। जी जी जी। उस मदरबोर्ड को, उस छोटे से फ्लैट बोर्ड में ऐसा समझिए कि जैसे 40 मंजिला इमारत रहती है, उसमें 40 लेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो आपकी वो फैक्ट्री बन रही है उसमें कम से कम 10 या 20 लेयर पे नीचे तक जाके काम होगा। ग्रेट। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पहले यहाँ पे नहीं थी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण सब जगह हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बट जो यमुना में जो औद्योगिकरण हो रहा है वो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज होके हो रहा है कि जहाँ पे कि आज हम कटिंग एज में जहाँ वर्ल्ड है उस लेवल की टेक्नोलॉजी का हम वहाँ पे प्लांट्स लगा। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को या मदरबोर्ड्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी बाहर की कंट्रीज पे है, वो इससे मिनिमाइज होंगी और ज़्यादा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। हाँ, एक तो आत्मनिर्भरता तो एक अपनी जगह की बात जाए, पर क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हम एक्सक्लूडेड हैं। जी। ये पूरा सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन होता है, जी जी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लेके चिप बनाने से लेके वो जो इनके डिस्प्ले थिंग्स बनाने से लेके हम उसमें, तो आज की डेट में जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हम 50% 56% कर रहे हैं, बट कंपोनेंट्स में हम उतने नहीं बने हैं। वो कंपोनेंट्स आज भी बाहर से आयात करके हमें लाना पड़ता है, और चूंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है इसलिए हमारे पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं है और हमारा सामर्थ्य भी नहीं है कि आगे जो उसमें डेवलपमेंट होगा उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन कुछ कर पाए। तो ये कोर इंडस्ट्रीज के स्थापना के बाद ऐसा होगा कि हमारे वर्कर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट भी इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करेंगे और फिर उसमें जरूर ना कोई उसमें इनोवेशन करके अपनी छाप भी छोड़ेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन भी। यानी मेक इन इंडिया की अगर तो इस तरीके से हम कहें कि अभी हम पैसिव रिसीवर्स हैं। जी जी। From passive receivers we will convert ourselves into active contributors. मैं वही कहना चाह रहा था इस समय सर कि मेकिंग इंडिया जो हम बात करते हैं उसमें ज़्यादातर तो अभी ये होता है कि असेंबली ही होता है। जैसे अगर सोलर प्लांट की बात करें तो पैनल के जो उसमें बैटरीज आती हैं वो भी बाहर से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाहर से आती हैं। वही कह रहा हूँ कि लेकिन ये आप कह रहे हैं कि अब हम खुद बनाएं। सिलिकॉन से लेके सिलिकॉन को गला के उसके पहले इनर्ट्स बनाएंगे, इनर्ट्स बनाने के बाद फिर उसको रोल करके वो पतले फिल्म बनाएंगे, फिर उसके ऊपर ग्लास डाल के जो जिस मॉड्यूल, बिल्कुल। तो एक सोलर सेल मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल्स बनाने का और सोलर सेल के उसकी असेंबली का, दोनों प्लांट बन रहा है। तो मतलब अब असेंबलिंग वाला मामला नहीं ये खत्म हो जाएगा। अब रियल में हम मेक इन इंडिया पे बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले वक्त में हर कुछ हम खुद ही बनाएंगे। मैं इसको इस तरीके से नहीं कहूंगा कि असेंबली से हम उस पे आएंगे। क्या होता है कि किसी भी उद्योग की स्थापना में आप लो एंड वैल्यू के लो एंड चेन से बढ़ते धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो सीधे उसको पीएचडी में नहीं डालते हैं ना, हम पहले उसको क्लास 1 करते हैं, फिर क्लास 2 करते हैं, फिर क्लास 10 पास करता है, फिर 12 करता है, फिर बीएससी करता है, एमएससी करता है, तब पीएचडी में जाता है। तो हम लोग एक स्टेप पे हम लोग थे,
अब हम बहुत एक लंबी छलांग लगा के दूसरे स्टेप पे आए हैं। अभी भी रास्ता और तय करना है, लेकिन ये जो स्टेप है ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप। करेक्ट, यानी कि अब हम खुद से ये सारी चीजें इसमें बनाएंगे। जी। सर अभी हमने जैसे बात की कि जेवर एयरपोर्ट जो है वो सिर्फ एक एयरपोर्ट की तरह इसको हम नहीं देख रहे हैं, उसमें अगर कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश की एक अर्थव्यवस्था की झलक उसमें नजर आने वाली है। जैसे आपने कहा कि एक्सप्रेसवे में कॉरिडोर पूरा बिजनेस का बनेगा, ये सारी चीजें बनेंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे इससे जो आम आदमी है उसको कितना लाभ मिलने वाला है, कि कितनी नौकरियां, कुछ प्रोजेक्शन है आपके पास कि इतने लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी? साथ में अगर नौकरियां मिल रही हैं तो क्या अन्य सुविधाएं भी उनको मिलने वाली हैं उस एरिया में, चूंकि आपने एक जमीन एक्वायर की है जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है किसी भी अधिकारी के लिए या गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें क्या प्लान किया है कि आसानी से चीजें हमें मिल जाए और वो फैसिलिटीज भी वहां के लोगों तक भी पहुंचे? ऐसा है, देखिए, अगर हम एयरपोर्ट के उसमें बात करें, सिलसिले में बात करें, तो वो एयरपोर्ट जिस तरीके से परिकल्पना है, उसकी डिज़ाइन है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट बड़ा एयरपोर्ट बनने जी। वाला है। उसमें 6 रनवे होंगे फुल्ली डेवलप्ड स्थिति में। अभी एक रनवे ऑपरेशनल किया है, जैसे जैसे पैसेंजर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका हमारे साथ करार है कि पैसेंजर लेवल इस लेवल पे आ जाएगा तो दूसरा रनवे करेंगे, और फिर 4 और रनवे के लिए और हम दे रहे हैं। जी। दूसरी उसकी खासियत यह है कि पैसेंजर के अलावा इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो हब बनेगा। तो अभी क्या है कि जो हमारे ऐसे पेरिशेबल सामान है जी। या छोटे सामान है जो एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और उसके अलावा हो नहीं सकते, जैसे फूल है, फल है, शेल्फ लाइफ लिमिटेड है, तो अगर उसको एयरक्राफ्ट के थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो खराब हो जाए, एक्सपोर्ट मार्केट से पहुंच नहीं पाती। तो दूसरा उसका जो परिकल्पना है वो ये है कि कार्गो का बड़ा हब होगा। और तीसरा उसकी परिकल्पना ये है कि जो हमारे एयरक्राफ्ट रिपेयर का काम है, जी, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, एमआरओ कहते हैं उसको, अभी नियरेस्ट एमआरओ जो है दुबई में है और सिंगापुर में है। ओके। पूरे भारतवर्ष में अभी एमआरओ नहीं है। तो अगर हमारा कोई विमान खराब होता है तो उसको जाना पड़ता है या तो दुबई या वहाँ के लोग, तो जैसे मान लीजिए जैसे गाड़ी का सर्विस सेंटर होता है वैसे ही एयरक्राफ्ट का सर्विस सेंटर हो गया। ओके, तो यहाँ पे सेकंड फेज में हम बहुत बड़ा एमआरओ भी लगाने वाले हैं। ये भी बहुत तो ये 3 मेन है। पैसेंजर तो है ही है, पैसेंजर में सबसे बृहद सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। उसके अलावे इसकी 2 और खासियत जो है जिसकी वजह से लोगों को फायदा होगा, किसानों को विशेष रूप से, एक तो कार्गो हब बनने के कारण से, और तीसरा जो है वो उसका एमआरओ हब बनने की वजह से। यानी कि अब हमें उड़ान जो अपनी फ्लाइट्स हैं उन्हें रिपेयर ले जाने का रिपेयर एंड सर्विसिंग ऑफ बिगर एयरक्राफ्ट जो हमारे बोइंग्स हैं या एयरबसेस हैं वो सब यहाँ पे हो पाएंगे। सर इसमें एक सवाल मैंने ये भी पूछा था कि जो चूंकि जब हम कहीं पे भी ज़मीन लेते हैं, चूंकि एक्सप्रेसवे का एरिया है, आप एयरपोर्ट के एरिया को ले लीजिए, जो ज़मीन एक्वायर करते हैं तो हमें वहाँ के लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि भी इतने प्रतिशत लोगों को नौकरी मिले, वहाँ पे उनके लिए वो सारी जन सुविधाएं हों जो उस क्षेत्र में डेवलप हो रही इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी होती है। क्या उसके लिए भी कुछ पूरा प्लान है जो उन तक पहुँचेगा, उनको नौकरियाँ मिलेंगी उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, आप इस तरीके से माने कि आज यमुना अथॉरिटी प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 से 2500 एकड़ जमीन एक्वायर कर रही है। और इसका कारण ये है कि जो कंपनसेशन फार्मर्स की सिर्फ इतनी बात रहती थी, जो मुझे लगता है नहीं है कि फार्मर्स, एक तो जीविका की बात रहती है कि भाई हम जमीन दे देंगे तो क्या करेंगे, राइट। बट उनका जो मेजर कंसर्न ये रहता था कि साहब जो जमीन सरकार हमसे लेती है बहुत सस्ते दामों पे लेती है और फिर उद्योगपतियों को बड़े दामों पे बेचती जी। और उसका जो लाभ है उसका हमें वो लाभ का कोई अंश नहीं मिलता। अक्सर ये शिकायत रहती है। जी। तो इसमें हमने इसको 2 तरीके से रखा। इसका एक तो कंपनसेशन बहुत जनरस दिया। तो आज के डेट में हमारा 90 to 95% सौदा जो है बैनामे के थ्रू हो रहा है। हमें लैंड एक्विजिशन एक्ट इन्वोक करने की जरूरत ही नहीं होती। 5-7% कहीं बीच में कोई विवाद है या कोई नहीं देना चाहता है तो बस उतना ही। बाकी जितनी एक्विजिशन हो रही है, जितना हम लैंड ले रहे हैं, वो बैनामा, जैसे आप और हम आपसी राजी में कि भाई इस रेट पे हम तैयार हैं। अच्छा, तो राजी खुशी से रेट्स भी सबके लिए वेरिएबल रहे हैं? नहीं, रेट्स हमने फिक्स किया है और वो करीब 4000 रुपए स्क्वायर मीटर, 4200 रुपए स्क्वायर मीटर के आसपास बनता है। और एक और हमने वायदा किया है किसानों से
कि ये तो हम लैंड तो लेंगे ही लेंगे, और आपको जितना आपका लैंड लिया है उसका 7% डेवलप प्लॉट हम आपको देंगे हाउसिंग सेक्टर में। तो ये दोनों मिलाकर के जो कंपेंसेशन इवेंचुअली उनको मिलता है उससे लगभग संतुष्टि है। 100% तो कोई भी नहीं कह सकता कि संतुष्टि है, लेकिन मेजॉरिटी संतुष्ट है, और इस वजह से बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं। तीसरा, अगर कहीं पे किसी की आबादी को रिलोकेशन करने की व्यवस्था करनी पड़ती है, कहीं एक एयरपोर्ट में ये भी करना पड़ा है जी, तो ऐसी स्थिति में हम ऑल्टरनेट साइट पर उनको घर बना के रिलोकेट कर रहे हैं। घर बना के दे रहे हैं, सो दैट उनको जो रिलोकेशन का कष्ट किसी को भी होता है, हमें भी होता है। तो इस प्रकार से मैं देखता हूं कि फिलहाल काश्तकारों में, जैसे हम आप चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करे, काश्तकार भी चाहता है हमारा देश उन्नति करे जी, लेकिन उन्नति इस कॉस्ट पे नहीं चाहता है कि हमारा सब बर्बाद हो जाए और आप उन्नति करते रहे। बिल्कुल। तो एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखें, ये परियोजना 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था जी, और नियत अवधि में 5 साल के अंदर 2026 अप्रैल में उद्घाटन हो गया। जी, तो इतनी बड़ी परियोजना 5 साल में लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन मिला के ऑपरेशनलाइज कर लेना अपने आप में एक सरकार की उपलब्धि मैं कहता हूँ इसकी है। तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं सर, आपने कहा कि चलिए मुआवजा बहुत अच्छा हम दे रहे हैं, अब आपको वर्कफोर्स भी चाहिए होगा। जहां हम बात करते हैं कि लॉजिस्टिक्स के हब बनेंगे या रोबोटिक्स पार्क बनेंगे या मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए बनेगा, या और भी जो भी एआई की भी, मेरे ख्याल से आप लोग एआई के बारे में भी सोच रहे होंगे। जब इतनी बड़ी बड़ी हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि एक ऐसा तबका जा सकता है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, क्योंकि वो जो एरिया में लोग रह रहे हैं सर, जैसा आपने कहा कि वो किसान है, वो अपने बच्चे को कितना पढ़ाएंगे, जो बेसिक एजुकेशन वो सारी चीजें देंगे। तो क्या एक ऐसा प्लान भी है कि आप उनको पढ़ाने के लिए वहाँ आईटीआई या पॉलिटेक्निक टाइप कुछ चीजें वहां पे करा रहे हैं? ऐसा है कि जैसे आप देखें, ये शिल्पकार हैं, जी, लकड़ी का काम करते हैं जी। कितनी पढ़ाई की जरूरत है? हाँ, उसमें तो भाई हुनर की जरूरत है। तो जो सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग हैंडलिंग करना है, क्लीन रूम हैंडल करना है, नहीं इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। राइट, इट इज अ स्किलिंग जॉब। स्किल बेस्ड, करेक्ट। तो हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई किया है कि जी। जो आने वाले उद्योग हैं उसमें किस तरह के जॉब रोल्स होंगे। राइट, कुछ जरूर होंगे पीएचडी लेवल के, जो चिप डिजाइन का काम वो कोई साधारण पढ़ा हुआ जी, आदमी नहीं कर मतलब सकता है, तो वो भी हमें चाहिए। जी, और लेकिन जो शॉप फ्लोर पे मशीन को हैंडल करना है, क्लीनिंग करना है, सीएनसी लेथ चलाना है, उसके लिए हम लोगों ने अपने आईटीआईज को भी अपग्रेड किया, और उससे भी ज्यादा जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं उनके साथ मिलके हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित कर रहे हैं, जिसमें ये बच्चों को ट्रेन करके यथासंभव उनको एब्जॉर्ब करें। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट यथासंभव उनको एब्जॉर्ब करें। ऑलमोस्ट, यानी कि आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर अभी आप यहाँ पे लखनऊ में देखिए, ब्रह्मोस की मिसाइल बनाने, जी जी बिल्कुल, डिफेंस कॉरिडोर जो है 100% लोग वहां पे यूपी से लिए गए। 100% यहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, यहीं के पॉलिटेक्निक के बच्चे, यहीं के आईटीआई पास बच्चे। टेक्निकल स्किल चाहिए, लेकिन वो टेक्निकल स्किल को फिर ट्रेन करके कर देते हैं, ऐसी बात नहीं। करेक्ट सर। अब क्या है कि जब नौकरी मिल गई तो ये भी लोग सोचते हैं कि भाई हमारे स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। ये मान के चलें कि वर्ल्ड लेवल के अस्पताल या वो सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। देखिए, वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी सरकार के 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। एक चाइल्ड स्पेशलिटी है जी, जो कि 18 साल से कम के बच्चों की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि शायद नॉर्थ इंडिया में अपने तरह की पहली हॉस्पिटल स्थापित है। और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है ग्रेटर नोएडा में, जो उन्होंने बनाया है। जी, उसके अलावे कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और जो हम लोग जो मास्टर प्लान हमने येडा के लिए बनाया है, उसमें प्लॉट्स आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने जमीनें रखी हैं। जी, अभी वहाँ पे चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा जोर है, तो ये जो फैसिलिटी, टिपिकली अगर आप देखें, सबसे पहले फैक्ट्री आएगी, करेक्ट, फिर रेसिडेंशियल आएगा, फिर उसको केटर करने के लिए कमर्शियल आएगा, इंस्टीट्यूशनल आएगा। कुछ कुछ हम लोग दे भी रहे हैं, समय समय पे निकाल रहे हैं, और धीरे धीरे बन भी रहे हैं। यानी वो प्लान का हिस्सा ऑलरेडी है। जी।
अब सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि यूपी का जो यमुना एक्सप्रेसवे है, जिसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे भी अब आ गया है और एक दूसरे से कनेक्ट करने की भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहाँ पर कि जो लोग वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं वो बड़े-बड़े लोग हैं, मतलब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या वहाँ पर मौका छोटे स्टार्टअप्स के लिए भी हैं? भाई ऐसा है कि लगभग 3,000 के आसपास प्लॉट्स बांटे, जी। जिसमें मेजॉरिटी तो छोटे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल बड़े बड़े ही। जी, जी, जी। 3,000 छोटे, और हर बड़ी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द उसको सप्लाई करने वाले बहुत सारे छोटे एमएसएमईज की जरूरत होती है। जी। तो हमारे हर इंडस्ट्रियल अथॉरिटी एरिया में एमएसएमई के लिए पार्क, जैसे यमुना का ही हम कहें तो जी। एमएसएमई पार्क अलग है। जी। उसके अलावा फिर उसमें हैंडीक्राफ्ट्स पार्क अलग है। जी। उसमें आपके अपैरल एंड टेक्सटाइल का पार्क अलग है। जी। तो ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोगों को दिया गया है, जी। ऐसा बिल्कुल। क्योंकि आम जनता ये सोचती है कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही तो पाएंगे, भाई हमें क्या मिलने वाला। और जो बहुत पढ़ लिख के आया भी है, जो खुद से कुछ स्टार्टअप करना चाहता है या खुद का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरह बढ़ना चाहता है, तो उसके जहन में कहीं ना कहीं सवाल रहता है कि हमें कौन पूछेगा। देखिए आफ्ताब साहब, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश एक उद्यम प्रदेश भी रहा है। जी। हमारे हर जिले की नवैयत ऐसी है कि हर जिले का कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट जो जी, ओडीओपी आपने देखा है जी, कि जी। सरकार ने ओडीओपी परियोजना जी, को स्कीम को अच्छे तरीके से चलाया। जी। और ये उद्योग आज से नहीं है, 200 साल 300 साल से वहां पे कोई ना कोई उद्यमी तो उसने स्टार्ट किया होगा, चला रहा है। क्या हुआ है कि एक हमारे ट्रेडिशनल उद्योग और उसमें निश एरिया जहाँ पे हाथ का स्किल, कास्ट वो काठ का कलाकृति जी, बनाना जी, हो, जी, जी। ग्लास में उसको बैंगल के रूप में मोड़ना हो, या और अलग अलग कारपेट भी है उसमें, कारपेट्स में वीविंग करनी है जिसमें जी। फाइन स्किल, नीश बेस्ड स्किल्स में यूपी, मैं ऐसा मानता हूं कि नंबर 1 है। मे भी राजस्थान थोड़ा बहुत हमें उसमें टक्कर देता हो, और कोई ऐसा राज्य नहीं, आप जाकर देख लीजिए कि जहां इतने कुशल कारीगर आपको मिलेंगे। सो यानी कि उद्यम प्रदेश ही है। सिर्फ नहीं, उत्तम प्रदेश भी ये बन रहा है, क्योंकि हम उद्यम वही प्रदेश कोशिश ये कर रहे हैं। हमेशा से था, और आज की डेट में आपको जानकर आश्चर्य होगा, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ जो नंबर ऑफ एमएसएमईज हैं जी। उत्तर प्रदेश में, एक लगभग 10 लाख एमएसएमईज हैं, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर के राज्य उसमें 5 लाख से भी कम है। ये तो डबल So we are higher than 2 times bigger than any other state in India. एंड दैट्स एन अचीवमेंट आई बिलीव। And similarly जो जितने लोग हमारे काम करते हैं एमएसएमईज में, लगभग 1.65 करोड़ 1.65 करोड़ लोग काम करते हैं एमएसएमईज में। इस मामले में भी अगर हम देखें तो नेक्स्ट बिगर स्टेट हैज 1 करोड़ एम्प्लॉयज इन एमएसएमई। तो हमारा एमएसएमई एक समृद्ध औद्योगिक कल्चर, संस्कृति यहाँ की रही है। लेकिन क्या है कि हम न्यू एज इंडस्ट्री में हमारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं आ पाए। जी। और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। जो आज बड़ा है, गूगल आज इतना बड़ा है, गूगल 2 पीएचडी के लोगों ने, उन्होंने एक सर्च इंजन बनाई, पीएचडी थीसिस लिखे, उसके प्रोफेसर ने कहा कि भाई इसको कमर्शियलाइज करो, उससे इतना बड़ा हो गया। जी। आफ्ताब जी, ये जो जमाना है इनोवेशन का जमाना है, दैट्स वेरी ट्रू। दिमाग का जमाना है, नए कॉन्सेप्ट का जमाना है। पुरानी परिपाटी पे हम वही बिजनेसेस, फैमिली बिजनेसेस जो 200 साल से है वही चला रहे हैं। इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, नए तरीके से सोचने की रिक्वायरमेंट है, न्यू पेटेंट्स की रिक्वायरमेंट है, न्यू आइडियाज की रिक्वायरमेंट है, न्यू क्रेडिट, न्यू फाइनेंसिंग, न्यू बिजनेस मॉडल्स की रिक्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं हम अपने यूथ को इसमें जब तक नहीं लगाएंगे, अगर आप जाके आज की डेट में बैंगलोर जाके देखिए, स्टार्टअप कल्चर का इतना वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर है जी। आप बता नहीं सकते। हर आदमी, हर लड़का जो कॉलेज से निकलता है उसको लगता है मैं कोई ना कोई नया बिजनेस बनाऊं, कोई ना कोई नया आइडिया निकालूं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा है, सरकारी नौकरी में हमें ज्यादा। ये तो बात सही। तो ये जो बट धीरे धीरे अब मैं यहाँ पे भी चेंज धीरे धीरे देख रहा हूँ। और मतलब मैंने तो विश्व के बड़ी कंपनियों से भी बात किया है, एक कारण जो यहाँ ना आने का, मतलब शुरू में जैसे खास करके सर्विस सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो फिर भी हमारा मोमेंटम है, अगर आप पूछेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन जो सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं जी, उसमें जिस लेवल का मूवमेंट होना चाहिए उस लेवल का मूवमेंट नहीं है जी। और कारण क्या है कि वो ये कहते हैं कि इस तरह का एंटरप्रेन्योरियल कल्चर
नहीं है। जी तो दैट इज वाई दीज न्यू एज इंडस्ट्रीज, न्यू एज जो ये हमारे सर्विस के इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें थोड़ी डिफरेंट टाइप की सोच की ज़रूरत है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, वो हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। आपने बड़ा होप जगाया है सर। आपने कहा कि आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हों और जितने बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योर की तरह आगे बढ़कर आएँ। अगर एक सपना आ गया है किसी के, कि आपने कहा कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, इसमें छोटे एसएमईज़ के तौर पे भी लोग आ सकते हैं, तो येडा जो इसमें है वो क्या हेल्प कर रहा है? मान लीजिए कि कोई एक आम लड़का है या कोई पढ़ा लिखा लड़का है, वो कुछ करना चाहता है, ऐसा तो है, इसका एक स्टार्टअप पॉलिसी सरकार ने दिया है। जी। स्टार्टअप पॉलिसी में क्या है, लड़का यूजुअली निकलता है कॉलेज से, उस टाइम उसके आइडियाज होते हैं। करेक्ट। तो लगभग हर बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए अच्छा। कि आप अपने आइडियाज, जो भी आपके आइडियाज हैं, उसको ट्रांसलेट करिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का एक बिजनेस मॉडल बनाइए। और फिर हम लोगों ने एक फंड ऑफ फंड्स रखा है सिडबी के साथ कि भाई अगर किसी को फाइनेंसिंग की जरूरत है इनिशियल स्टेज, तो वो हम उनको क्रेडिट उपलब्ध कराएं। और एक बार वो उस इंक्यूबेटर से कमर्शियल आइडिया के साथ निकलता है, उसके बाद हम लोगों ने ये सिस्टम किया है जिसको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी कहते हैं। जी। जैसे आपने देखा होगा, जब सॉफ्टवेयर बूम आ रहा था तो भारत सरकार ने एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया बनाया था, STPI। जी जी जी। क्या था उसका कॉन्सेप्ट? उसका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अच्छे इन्वायरमेंट में वो वर्क स्टेशंस बनाए हुए हैं, आपको एक पैसे नहीं लगाने, आप किराया दीजिए, उसमें इंटरनेट की लीज लाइन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप सॉफ्टवेयर बनाइए, एक्सपोर्ट करिए, और आप और जब एक साइज से ऊपर हो जाए, जब आपका रेवेन्यू स्टेबल हो जाए, तो आप अपना एक इंडस्ट्री बना के, अपना एक बिल्डिंग बना के आप उसमें मूव कर जाए। तो इसी प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर्स लगभग सब, आप किसी दिन जाइए, IIT कानपुर का जो उनका एक रिसर्च पार्क बना है जी सैकड़ों इंक्यूबेटर्स वहां पे चल रहे हैं नए आइडियाज के। जी। ये यहाँ पे आप प्रमोट फार्मा के ऑफिस जाइए, ये जो अपना पहले ये राजाजीपुरम में उन्होंने बनाया था, वहां पे नए स्टार्टअप्स अपने आइडियाज को इंक्यूबेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। SGPGI में जाइए, वहां लगभग हर प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन, AKTU में जाइए, तो अगर आपके पास आइडिया है तो आपके पास ये सेंटर है, एक पैसा आपको लगाना नहीं है, आप जाइए अपना काम करिए, कुछ रेंटल आपको देना पड़ता है, और जब वो आइडिया एक मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाएगा तब आप वहां से निकल जाइए। वहां से निकलने के बाद भी अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है कि खुद की जमीन लगा के बड़ी बिल्डिंग बना सके, तो हम लोग प्लग एंड प्ले फैसिलिटी लगाइए, आप किसी से स्पेस लीज पे ले लीजिए, वहां पे काम करें। अच्छा। तो ये पूरी एक स्टार्टअप पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाया है, जिससे कि ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज को इंक्यूबेट करके मार्केट तक ले जाया जा सके। करेक्ट सर। अब हम जब इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, इतनी सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो उस समय एक और चीज़ है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी साथ में बात करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ये प्लानिंग नहीं की है कि आगे आने वाले दिनों में पर्यावरण का क्या होगा, या जल संरक्षण का क्या होगा, या ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं? क्या इसके लिए भी एक पैरेलल प्लान उसके साथ चल रहा है? स्ट्रिक्ट, मैं कह रहा हूँ स्ट्रिक्ट प्लान है, क्योंकि हो क्या रहा है कि नाम के लिए तो लोग टिक मार्क के लिए कुछ चीज़ें कर लेते हैं। क्या हम ऐसा मान के चलें कि इसके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और इसका ख्याल रखा जाएगा? आप कुछ मानक रखें जी। अब उसमें बड़ी विषमताएं हैं, क्योंकि मानक केवल एक आपके या मेरे इंडिविजुअली या उत्तर प्रदेश राज्य के या भारत के रखने से नहीं होगा। जी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात हम सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड, भाई जब आप कार्बन जलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, या कोई भी काम जहाँ पे भी आप, या आप AC चला रहे हैं, तो उसमें होता है। अब क्या है कि अगर आपको लाइफस्टाइल अच्छी चाहिए तो ये सारी चीजें जरूरत है, या आप गाड़ी से चलते हैं, पेट्रोल जलता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। करेक्ट। आज की डेट में अमेरिका 30 करोड़ की आबादी के साथ जितना उसका कंजम्पशन है, वो 4 गुना या 5 गुना ज्यादा है जितना उसको करना चाहिए, और हमारा जो है वो उसका 1/3 है जितना हमें करना चाहिए। अब आप भारत को कहेंगे कि नहीं साहब, आप उस नॉर्म्स को फॉलो करिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट करिए, तो वो तो पास्ट में कर चुके और कर रहे हैं, आज भी डाल रहे हैं वो जी, और हमसे कहा जाता है कि जी आप मत करिए।
लेकिन हमने फिर भी अपना ये कहा है कि भाई हम एज फार एज पॉसिबल रिन्यूएबल पे जाएंगे। हमने आप देखिए कई सारे सोलर पार्क बना रहे हैं, पंप स्टोरेज प्लांट्स बना रहे हैं, सोलर रूफटॉप सोलर को प्रमोट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी को भी हम बात कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे भी बढ़ें और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी रहें जी। लेकिन हम किसी बंधन में अपने आप को नहीं बांधना चाहते, क्योंकि हमारे लिए हमारी जनता का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको बढ़ाना है। करेक्ट। जिन लोगों ने बढ़ा लिया वो तो और पे कंज्यूम कर रहे हैं जी। वो तो कम कर नहीं रहे हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस करें। पास्ट में आपने कर लिया, अब सारा बोझ डेवलपिंग नेशन पे ही ये क्यों है? नहीं हो सकता। इसलिए सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है जो वहां से वेस्ट से आया है उसको हमें सोचना चाहिए। लेकिन आप एक भारतीय घर में देखें, हम तो बचपन से देखते हैं, बटन टूट गया दादी उसको लेके रखी देती थी कि किसी जगह पे लगा। तो हमारे यहाँ प्रिजर्वेशन की, थिंग्स को रीयूज करके रिसाइकल करने की प्रवृत्ति थी जी। और इसको और बढ़ावा हमें देने की जरूरत है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी की, कोई भी वेस्ट चीज ना जनरेट हो। जैसे हमारा गीला कूड़ा है तो उसको कंपोस्ट कर लिया जाए। करेक्ट। जो ऐसे कूड़ा है जिसको नहीं किया जा सकता उसको किसी और तरीके से यूज किया जाए। जी। हजार्डस वेस्ट को अलग तरीके से यूज किया जाए। लेकिन सस्टेनेबिलिटी कैन नॉट बी एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंट। व्हाट वी नीड एट दिस पॉइंट, मतलब हमारी जनता के लिए जिस पर कैपिटल लेवल पे, जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हम हैं, सबसे प्राथमिक जरूरी विकास। जी। लेकिन मेरे ख्याल से विकास के साथ हमें ये भी ध्यान में देना पड़ेगा कि प्रकृति का विनाश ना हो, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर जो बाढ़ आ रहे हैं, जो चीज़ें और जी चीज़ें हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो असर पड़ रहा है, खेती पे असर पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे। यही कह रहा हूँ कि क्या ये सारी जिम्मेवारी हमारी गरीब लोगों की है? नहीं, लेकिन जो जिम्मेदारी तो बनती है। जो रिच नेशंस हैं, जिन्होंने पास्ट में पिछले 200 जस्ट बिकॉज दे वर अ लिटिल बिट अहेड ऑफ अस, अहेड ऑफ द कर्व, क्या उनके सारे पापों का प्रायश्चित हमें ही करना है क्या? तो हम कर रहे हैं और हमारे प्रदूषण के नॉर्म्स बने हुए हैं। जी। हम कोशिश करते हैं कि सारे उद्योग जो हैं उन प्रदूषण नॉर्म्स में, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो चाहे वाटर पोल्यूशन हो, उस नॉर्म्स को फॉलो करें। और सारी इंडस्ट्रीज हमारी बाय एंड लार्ज अब ये कॉन्शियसनेस भी आ रहा है। और मैं देखता हूं कि जो नया जनरेशन है उसका माइंडसेट ये है कि जो सरकार नियम बनाए उन नियमों का पालन किया। जी। लेकिन इसके बारे में ओवरली डिफेंसिव होना और उसके कारण से हम विकास की गतिविधि को रोक देना, भाई साहब आप समझ नहीं रहे। अगर हम विकास नहीं देंगे, लोगों को जॉब नहीं देंगे तो कहां जाएंगे? बहुत दूसरे तरह की माहौल बनेगा। करेक्ट। मतलब ये है कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करने के वो भी सस्टेनेबल नहीं है। मेरा तो आर्ग्यूमेंट है वो भी सस्टेनेबल नहीं। अच्छा। कि लाखों लोग गरीबी में रहें, हैंड टू माउथ रहें, वो भी सस्टेनेबल नहीं। अब एक और चीज सुनी है कि लोग एक क्रेडिट खरीदने लगे हैं, जो कि कार्बन क्रेडिट। जी, कार्बन क्रेडिट खरीदने लगे। वो कर रहे हैं। आप देखिए कि हर साल 35 करोड़ पौधे हम लोग लगा रहे हैं। ऐसा जी। नहीं है कि हम लोग एनवायरनमेंट को, ये बात सबकी समझ में आती है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नदियों के हमारे जल स्तर कम हो रखे हैं, जी बिल्कुल। वो भी एक चिंता का विषय हो रहा है हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि उन मुद्दों पर ध्यान नहीं है। और मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि हम पर्यावरण के मुद्दों को कतई दरकिनार कर दें। जी। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है आज की स्थिति में, कि जो पहले विकास के दौर में पहले ही पिछड़े हुए हैं उनसे ही कहा जा रहा है कि आप कंट्रोल करो और हमने तो जो करना था कर लिया। मतलब हम करें तो वो अच्छा और आप करें तो वो बुरा। ये डेवलप्ड नेशन का तो मामला है। इसी वजह से जो आप देखते हैं एनवायरनमेंट, जो क्लाइमेट चेंज के टॉक्स जो COP21 या इसमें, ये मूल अंतर्विरोध यहीं पे। जी। पर फिर भी हमने फैसला किया कि भाई हम अपने हिसाब से जो हम वॉलंटरली कर सकते हैं वो हमने खुद कहा कि भाई हमने इतना लक्ष्य रखा कि, और रिन्यूएबल में जितना हमने लक्ष्य रखा है उससे ज्यादा हम लोगों ने अचीव कर लिया। आपने कहा तो कि हम तो हमारा तो सिर्फ 1/3 अगर कंपेयर करें अमेरिका से तो उतना ही करना है। yes. जी। अब ये बहुत सारी हमने बातें कर ली सर, रोजगार की बातें कर ली, युवाओं को डेवलपमेंट की बातें कर ली और फैसिलिटीज की भी बातें कर ली। आप NRI डिपार्टमेंट भी देखते हैं
और यूपी बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ के मेरे ख्याल से हर मुल्क में यूपी वाला तो होगा ही होगा, चाहे आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं या किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको यूपी का इंसान मिल ही जाता है। और मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप इस बेल्ट को देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो क्या वहाँ से कुछ प्लानिंग है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अपनी जो स्पेशलिटी है यहाँ कर लेकर आएँ, अपनी पूंजी यहाँ पर लेकर आएँ, अपना नेटवर्क यहाँ पर ऐसा है कि लगाएं? हम लोगों ने इसमें जो एक एफडीआई पॉलिसी बनाई, जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जी 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 तो ऐसे हमारे प्रवासी भारतीय यूपीआई, भारतीय भी हो सकते हैं, यूपी के हो तो भी अच्छा है, हाँ। भारतीय भी हो सकते हैं, जी अगर उनके पास फॉरेन डिनोमिनेशन में, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट लाने की प्लान है, तो उनको जो अन्य इंडस्ट्रीज को देते हैं वो तो देते हैं, उसके अतिरिक्त उनको हम लोग लैंड जो है जी 25% पे देते हैं, यानी कि 100 रुपए का लैंड 25 रुपए पे। अच्छा ओके। और हम लोग एक्टिवली एनकरेज कर रहे हैं उनको कि वो लोग आके हमारे यहाँ निवेश करें। ये पूरे इंडिया के लिए है या सिर्फ नहीं, हम केवल यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी के लिए? तो वी हैव अ एफडीआई पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जिसमें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ से ऊपर का अगर इन्वेस्टमेंट जी है, जी तो ऐसे सभी लोगों को, क्योंकि ये माना जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक तो इन्वेस्टमेंट आता है, उसके अलावा नई टेक्नोलॉजी भी लेके आते, जी नए वर्क कल्चर भी लेके आते हैं। तो इस वजह से एफडीआई को हम लोग एनकरेज करने के लिए एक स्पेशल पॉलिसी बनाया हमने। जी, वही मैं स्पेशलिटी की बात कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनआरआईज हैं जिन्होंने अब्रॉड में कमाल किया है और वो वहाँ सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हमारे इंडिया के लिए भी कर सकते हैं। तो सवाल ये उन लोग के लिए होता है जब वो सोचते हैं कि मैं इंडिया में जाऊंगा तो कहीं फंस जाऊंगा, मतलब मेरी फाइलें नहीं आगे बढ़ेंगी, ऐसा है, या देखिए उसके लिए कोई ट्रांसपेरेंसी या कोई टाइम स्पैम है कि इतने ही टाइम बिल्कुल, पे स्पैम में हो जाएगा? हर चीज की टाइम स्पैन है। और हम लोगों ने एक हमारा इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बॉडी इन्वेस्ट यूपी के नाम से हमने स्थापित किया है। जी जी यहीं आपके पिकअप बिल्डिंग में है। जी इन्वेस्ट यूपी का काम ये है कि हर इन्वेस्टर का कंसेप्ट से लेके जमीन तक उतारने में किसी भी निवेशक को मदद करें। जी। अब वो डोमेस्टिक निवेशकों को भी मदद करते हैं, जी फॉरेन निवेशकों को भी मदद करते हैं। दूसरा कि एक हमने निवेश मित्र पोर्टल 3.0 बनाया है, जिसमें जितने क्लियरेंसेस हैं, हर फैक्ट्री लगाने में 40 तरह 50 तरह के क्लियरेंसेस हैं, हर की एक टाइम बाउंड व्यवस्था बनाई हुई है। और मैंने जब लास्ट रिव्यू किया था तो 97% ऑफ द क्लियरेंसेस आर विद इन द टाइम। सुपर, दैट्स एन अचीवमेंट आई बिलीव। उसके अलावा अब हम लोग यहाँ तक कर रहे हैं कि जैसे मोनोपोलीज खत्म कर रहे हैं, जैसे फायर का अभी आपको एनओसी चाहिए होता है किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए। जी अब फायर डिपार्टमेंट में एक फायर ऑफिसर है, फैक्ट्रियां पहले हम, अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले पूरे डिकेड में 2011 से 2020 में जितनी फैक्ट्री लगाई हमने, जी जी 2026 में अकेले उससे ज्यादा फैक्ट्री लगाई। क्या बात है सर, क्या बात है। जो 10 साल का काम 1 साल में हो रहा है। तो नेचुरली इन डिपार्टमेंट्स पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि जी, जी। हर फैक्ट्री को एनओसी चाहिए। तो अब हमने उनको ये परमिट कर दिया है कि आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस को भी मान ली। अच्छा, मतलब फायर डिपार्टमेंट के अलावा कोई और भी एनओसी दे? हाँ, तो उन्होंने 3-3, 4-4 एजेंसीज को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 16-17 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे AKTU या आपके नीरी है, उन तो मतलब फॉरेस्ट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इंस्पेक्टर दे या ना दे, आप नीरी के पास चले जाइए, IIT रुड़की डिपार्टमेंट के पास चले जाइए, वो लोग अगर आपको सर्टिफाई कर देते हैं कि इनका प्लांट जो है पोल्यूशन के दृष्टिकोण से उचित है, तो उसके आधार पर उनको थर्ड पार्टी एग्जामिनेशंस की व्यवस्था हमने की है। बल्कि जो डीरेगुलेशन और डीक्रिमिनलाइजेशन की बात चली थी कि उद्योगों को हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें यूपी आज की डेट में नंबर 1 राज्य है। सारे राज्यों का कंपैरिजन किया, कैबिनेट सेक्रेटरी के अध्यक्षता में उसके कंटेस्ट हुआ और उसमें उन्होंने जज किया और यूपी को नंबर 1 राज्य का दर्जा मिला। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सरल हों, आसान हों, सुलभ हों और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उसको करा जाए। और मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि उसकी ऑडिट भी हम लोग कर रहे हैं। 97% हम लोग के क्लियरेंसेस विद इन टाइम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आध केस ऐसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जहां पे किसी को फ्रस्ट्रेशन हुआ, बट प्रयास हमारा ये है कब पूरा
ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम लोग फॉल्टलेस हो गए, ब्लेमिशलेस हो गए, बहुत अच्छा नहीं, 97% इज अ गुड बट फिगर। 97% जिन्होंने वहां पे रजिस्टर किया, अब जो नहीं रजिस्टर करके अपने लेवल पे किया, क्योंकि उस पोर्टल पे हम उसकी समीक्षा करते रहते। ग्रेट सर, बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। अब मैं एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहता हूँ। सर, रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल आपके लिए है, एक शब्द में येडा को आप डिफाइन कैसे करेंगे? 2-3 शब्द लागू कर कीजिए, एक शब्द नॉर्थ इंडिया का टेक हब। टेक हब, ऑलराइट। अगले 10 साल में यूपी का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन? घेरा। करेक्ट। एआई या एग्रीकल्चर? दोनों। ओके। स्टार्टअप या मैन्युफैक्चरिंग? दोनों। किसान उद्योग या इनोवेशन, किसे पहले रखना चाहेंगे? अगर आप सीरीज में मैं कहूं किसान उद्योग या इनोवेशन। इनोवेशन को सबसे पहले रखना चाहेंगे। ऑलराइट। अब ये थोड़ा पर्सनल है, अगर आप आईएएस नहीं होते तो आप क्या होते? प्रोफेसर, टीचर। पढ़ाते आप। मैंने पहले भी ये सवाल आपसे एक बार पूछा था जब लास्ट पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किया था। हर इंसान आज की डेट में अधिकारी बनना चाहता है कि वो आईएएस बने, पीसीएस बने। आप नीति आयोग में भी रहे हैं, आपने बहुत सारे उसमें रूल्स बनाए हैं और लोगों को बहुत मोटिवेट भी किया है। एक बार तो आप मुझे ये भी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि युवाओं को पता चले किस तरह से उन्हें एग्जाम्स क्रैक करने हैं। तो अगर कोई आईएएस बनने का सपना देख रहा है और बनना चाहता है, तो आप उसे क्या राय देना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करे कि आईएएस बन ही जाए? क्योंकि इतने सारे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन सब नहीं सेलेक्ट होते, कुछ लिमिटेड। एक ही 2 लाइन में कहना चाहूँ कि आईएएस की तैयारी टेस्ट मैच। ओके। इट इज नॉट अ T20। तो एग्जाम जिस साल दे रहे हैं उसी साल आप पढ़ाई करके बहुत कम चांसेस हैं। जी। रेगुलर रूटीन में 7वीं 8वीं क्लास से लेके जब तक आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तब तक वो लगातार, क्योंकि उसमें जनरल स्टडीज बहुत ही फैला हुआ विस्तार पूर्ण है जी। और वो ऑल राउंड आपका एक नॉलेज टेस्टिंग होती है। तो वो एक साल के अंदर क्रैमिंग करके काम नहीं चलता है, वो लगातार आपको उसके वो देख के रखना पड़ेगा। और जो जिस छात्र जीवन में जिस तरीके से आपका पढ़ने का तरीका है वो डिटरमाइन करेगा कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं। तो डेडिकेशन तो है ही है, एक प्लानिंग के साथ। डेडिकेशन मतलब इस बात ये है कि ये बहुत विस्तृत नॉलेज बेस ढूंढता है। जी। इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन बुक, वन सब्जेक्ट। इट रिक्वायर्स a multiplicity of subjects, multiplicity of books, so varied knowledge sources. तो उसमें ये एक सवाल मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, आपके अंदर क्या, अगर कोई एक ऐसी चीज है जो नहीं है तो आप आईएएस नहीं बनिए, आप ये बोल सकते हैं ऐसा कुछ, कोई एक ऐसा कि ये चीज तुम्हारे अंदर, तुम आईएएस नहीं बन सकते? भाई हर व्यक्ति, कोई चीज असंभव तो है ही नहीं जी। हर व्यक्ति के लिए जैसे वो लक्ष्य संभव है जी। किसी को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, किसी को थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी को मल्टीपल फेजेस में, मल्टीपल स्टेजेस में नहीं किया तो चांसेस आपके कम हो जाते हैं। जी। यानी प्रोबेबिलिटी का गेम है ना भाई। अल्टीमेटली अगर 5 लाख बच्चे दे रहे हैं और 1000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं या 1500 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी आप सोचिए। तो वो प्रोबेबिलिटी को आपको बढ़ाने के लिए आपको मल्टी स्टेज, मल्टी फेज, मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा और ये आपको शुरुआत से करनी पड़ेगी। ये नहीं कि केवल लास्ट स्टेट में जाकर के क्रैम करने। आप कितना देर पढ़ा करते थे? भाई साहब ऐसा है कि पहले तो कम ही पढ़ते था। अच्छा। 11वीं 12वीं में कुछ ऐसा चैलेंज हुआ मेरा जो उस मतलब वो 2 साल 86 और 87 जी। या पार्ट 85, 86, 87 उतना मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा उसके बाद। ओके। वो 2 साल का बेस जो है उसके बाद फिर चूंकि वो बेस इतना सॉलिड बन गया कि उसके बाद फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने की फिर जरूरत नहीं पड़ी। तभी आवर्स में एक दिन में कितना? मैं नहीं कह सकता आवर्स में एक दिन कितना, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो 2 सालों में 2:30-3 बजे रात के पहले कभी नहीं सोया होऊंगा। और हमारा स्कूल सुबह 7, 7:30, 8 बजे से चालू हो जाता तो 6, 6:30 उठ ही जाना पड़ता था।
और दोपहर में 1-2 घंटा, तो मतलब मुश्किल से 4 या 5 घंटे 6 घंटे सोने को मिलता था। 5 ही घंटे हो रहे हैं सर जोड़ने पे तो ऐसे। हाँ 6-7 घंटे आपको सोने को 6 घंटे सोने को मिलता था, बाकी बस पढ़ाई 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 और कुछ नहीं था उस टाइम। वो 2 साल, यानी कि आपको अगर compete करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो 2 साल तो बहुत ज़्यादा थी। अब एक सवाल थोड़ा अलग से है सर, कि हर अधिकारी चाहता है कि वो गवर्नमेंट की नज़र में आए और उसे गवर्नमेंट अप्रिशिएट करे। तो ऐसा कौन सा मंत्रा है कि अधिकारी जो है वो गवर्नमेंट के आंखों का तारा बने या सितारा बने? कोई मंत्रा है? पता नहीं, मुझे आज तक नहीं, आपको मिल गया हो तो मुझे बता दें। ये मुझे लगा कि शायद ये मंत्र अभी तक काम नहीं पाया। देखिए हमारा क्या है कि हर व्यक्ति का अपना आउटलुक होता है जिंदगी में। जी हमारा पैमाना अपने को जज करने का है। बाकी तो मूल्यांकन लोग करते हैं, जी वो कभी सही करते हैं, कई बार आपको लगता है कि आपको का मूल्यांकन सही नहीं हुआ, जी 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 आपके बॉसेस ने आपको, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने काम अच्छा नहीं किया। करेक्ट आपने अपने हिसाब से काम किया, किसी को पसंद आया किसी को नहीं आया। करेक्ट। मेरा अपने को जज करने का पैमाना है कि कोई भी काम अगर मुझे दिया गया जी तो उसमें मैंने क्या डिफरेंस क्रिएट किया, जी क्या नया क्रिएट किया। जी उस पैमाने पे मैं देखता हूं तो मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल पाता हूं। जी जो काम दिया गया वो काम बढ़िया से निभाया, जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से यही और उसका मुझे संतुष्टि भी है। जी उसकी मुझे मैं कह सकता हूं कि जितना मैंने सोचा नहीं था जब सर्विस ज्वाइन करने से पहले कि इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस मैं कर पाऊंगा, उतने कॉन्ट्रीब्यूशन करने का अवसर मिला, जी तो मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि इतने अवसर उन्होंने दिए जी जी कि हर क्षेत्र में जहां पे भी उन्होंने काम दिया वहां पे हम कुछ इनोवेशन एक डिफरेंस हम क्रिएट जी कर। जी बिल्कुल सर। मैं आपके ट्वीट देख रहा था, आप हर कुछ दिन या रेगुलर भी कई सारे मैसेजेस उसमें बड़े इंटरेस्टिंग लिखते हैं जो बहुत मोटिवेशनल भी होते हैं और एनलाइटनमेंट भी उससे पढ़ के मिलता है। तो इतने सारे जो कोट्स लिखते हैं सर, इसके पीछे की वजह क्या है? ये क्या है कि इधर कुछ दिनों से लिखने का कीड़ा अभी तक तो नहीं था, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो लिखने का कीड़ा काट रहा है। मैं कुछ किसी उस पे काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे। जब कभी मैं अवकाश ग्रहण करूंगा, अवकाश प्राप्ति होगी, तो उस किताब पे काम कर रहा हूँ मैं। उसके सिलसिले में कुछ थॉट्स आते रहते हैं। नॉवेल वगैरह पे आप काम कर रहे हैं? कुछ इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो जब एक थोड़ा समय मिलेगा, अभी तो रिसर्च वर्क ज़्यादा चल रहा है, लेकिन उसको लिखना है मुझे, तो उस पे काम करने के दौरान कुछ बातें जो ज़हन में आती हैं वो लिख जाती हैं। आगे की ये पुस्तक में भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा ये। अब सर इस पॉडकास्ट को हम एंड करने वाले हैं। एक जैसे इंटरेस्टिंग कोट आप अपने एक्स पे डालते हैं, तो अगर एंड करना चाहें और एक आखिरी मैं कहूँ कि एक कोट अगर आप देना चाहें युवाओं के लिए, तो आप क्या कोट देना चाहेंगे? असंभव कुछ भी नहीं। असंभव कुछ भी नहीं। असंभव कुछ भी नहीं सर ने कहा है, लेकिन ये इसीलिए कह पाए हैं क्योंकि इन्होंने खुद इस चीज को करके दिखाया है। कोई भी चीज आलोक कुमार जी के लिए कभी भी असंभव नहीं रहा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आफ्ताब जी। थैंक यू।